नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर तत्कालीन नगर आयुक्त की बर्खास्तगी की संस्तुति की गई है, जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की सिफारिश भी की गई है। दोनों अधिकारियों से संबंधी प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के संबंधी विभाग को भेजे जाएंगे। इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम पर भी कार्रवाई करते हुए उनकी 3 वेतन वृद्धियां रोकने और पर निंदा प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि खरीद प्रकरण को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच कराई है। जांच में मिली रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई को उत्तराखंड में प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है। यहाँ पर जनसंख्या में तमाम प्रकार का परिवर्तन, तमाम प्रकार की डेमोक्रेटिक चेंज, एक खतरा, सांस्कृतिक मूल्य खराब, जो भूमि हरिद्वार हो चाहे आसपास का क्षेत्र, इस प्रकार का असंतुलन पहले के समय में केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण हुआ है। हमने संकल्प किया है, जितना हो गया है, जो खराब हुआ है उसको भी ठीक करेंगे और आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे, आगे किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए हमने यहाँ चाहे अवैध रूप से अतिक्रमण हो, लैंड जिहाद, जिसको एक सोची समझी रणनीति के तहत जहाँ ऐसे वर्ग के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता, वहां भी ऐसे लोगों को बड़ी संख्या में फंसा दिया गया। सरकारी जमीनों पर जहां देखिए कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर हजारों एकड़ जमीन सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हमने ऐसे कब्जों को हटाने का काम किया है। जब मुझे लोग पूछते हैं कि आप जो है ये एक खास वर्ग को टारगेट करके इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा आप बताइए कि ये किसी वर्ग को टारगेट करना है या सही काम जो भारत का संविधान कहता है, भारत की विधि व्यवस्था कहती है, नियम कहते हैं, कानून कहते हैं या व्यवस्था कहती है, हम उस काम को कर रहे हैं। क्या अतिक्रमण हटाना गलत काम है क्या? तो सब चुप हो जाते। तो हमने कहा कि अभी हमने जो ये काम शुरू किया है, ये काम तो अभी हमने इसका प्रारंभ किया है। ये काम निरंतर चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा जब तक देवभूमि की पूरी। तो वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शामिल होकर संत समाज और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। भूपतवाला स्थित निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में आयोजित इस बैठक में देश भर से आए विहिप के केंद्रीय पदाधिकारी, अखाड़ों के संत महात्मा और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रहित, हिंदू सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, सामाजिक समरसत्ता और गौ संरक्षण, धार्मिक स्थलों के विकास और समाज के सक्षम मौजूद समकालीन चुनौतियों जैसे विषयों पर विस्तार से मंथन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने संत समाज के योगदान को राष्ट्र निर्माण की प्रेरक शक्ति बताते हुए उनके मार्गदर्शन को अमूल्य बताया है। बैठक में देश और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार साझा किए गए तथा भविष्य में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता को मजबूत करने के लिए कई सुझाव भी सामने आए हैं। इस दौरान आश्रम परिसर में आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण देखने को मिला, जहां संतों और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर समाज और राष्ट्र के कल्याण से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। तो वहीं नैनीताल में मूसलाधार हो रही बारिश अब पर्यावरण और पर्यटन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है। भारी बारिश के कारण शहर की सीवर लाइन ओवरफ्लो हो गई है, जिससे हजारों लीटर सीवर का गंदा पानी सीधे नैनी झील में जा पहुंचा है। फांसी गधेरे के पास सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने से स्थिति और गंभीर हो गई है, जिसके चलते झील का स्वच्छ पानी मैला नजर आने लगा है। नैनी झील, जो नैनीताल की पहचान और प्रमुख पर्यटन आकर्षक है, उसके प्रदूषित होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। पर्यटकों के बीच भी इसका नकारात्मक संदेश जा रहा है, जिससे बाहर की छवि प्रभावित हो रही है।
आशंका जताई जा रही है कि स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत कार्य कराने और झील के प्रदूषण से बचने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उत्तरकाशी के खालसी मोटर मार्ग पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कार अचानक अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसा इतना भयावह था कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ और स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुट गए और कड़ी मशक्कत के बाद घायल को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह वाहन के अनियंत्रित होने का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। तो वहीं अमरनाथ पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत किया जा रहा है। प्रशासन ने किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी रखेगी। यात्रा के दोनों प्रमुख मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल भी आयोजित की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव देने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी, सेना, पुलिस और अन्य बल आपसी समन्वय के साथ यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं मतदाता सूची को अधिक सटीक और शुद्ध और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची सहित पुराने अभिलेखों का मिलान कर फर्जी, मृत और स्थानांतरित तथा डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता या नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं दर्ज कराई गई तो केवल इसी आधार पर उसका नाम वर्तमान मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे मतदाता वैध दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम स्थापित कराकर सूची में बनाए रख सकते हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य वास्तविक मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट करना और मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है। इसके लिए बूथ स्तर अधिकारी और अन्य संबंधी टीमें घर घर जाकर सत्यापन कर रही है। इस संबंध में गदरपुर की बीडीओ और निर्वाचक पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़ी अधिकारी आशिमा परवीन ने बताया है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम डोर टू डोर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि यदि किसी कारणवश किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल होने से रह जाता है तो 14 जुलाई के बाद संबंधी ईआरओ के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है। दावा के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये अभियान मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने और प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान अधिकार सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं नगर निगम के बहुचर्चित भूमि खरीद घोटाले का जिनको जांच एजेंसी से पहले नगर निगम बोर्ड का एक बैठक में उठे सवालों ने बोतल से बाहर निकाला था और फरवरी 2025 में जब नए बोर्ड का गठन हुआ तो निगम की वित्तीय स्थिति की समीक्षा शुरू हो गई। तब करोड़ों रुपए के खर्च और समय में भूमि खरीद से जुड़े दस्तावेजों ने महापौर किरण जैसल का ध्यान अपनी ओर खींचा। बताया जा रहा है कि महापौर जैसल ने जब तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी से इन खर्चों और भूमि खरीद के संबंध में जानकारी चाही तो उन्हें आईएएस अधिकारी का हनक भरा जवाब मिला। निगम बोर्ड के कई पार्षदों ने इसके बाद भूमि खरीद से जुड़ी जानकारी को जुटाना शुरू किया। 2 अप्रैल 2025 को ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज सभागार में आयोजित नगर निगम बोर्ड की बैठक में भूमि खरीद का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि करोड़ों की भूमि खरीद और अन्य सर्वे की अनियमितताओं की जांच की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं। राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, श्री
BBV सिंह जी, आयुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि एवं सभी यहाँ आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी ऊर्जावान युवा साथी, उद्यमी बंधु और विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के पधारे हुए सभी प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित समस्त महानुभावों का, समस्त भाइयों का, बहनों का मैं मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर अत्यंत गौरव का क्षण है, क्योंकि आज हम उस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसकी आधारशिला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए रखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश की युवा शक्ति को समर्पित इस महत्वाकांक्षी योजना की दूसरी किस्त जारी किए जाने के गौरवशाली अवसर का हम सभी को साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज इस ऐतिहासिक योजना के अंतर्गत 15 लाख से अधिक युवाओं को श्रमिक साथियों को 2400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा रही है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के भी विभिन्न प्रतिष्ठानों से जुड़े लगभग 6000 कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को 24 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि आज के इस अवसर पर हस्तांतरित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उनकी पहली नौकरी लगने पर 15,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए 4 वर्षों तक प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक की सहायता राशि इसमें प्रदान की जाती है। मैं इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये योजना न केवल हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का माध्यम बन रही है, बल्कि औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। साथियों, भारत की युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, सही उनका मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि पुनः विश्वगुरु के रूप में भी स्थापित हो सकेगा। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुरूप नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार युवाओं को सक्षम, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमारी युवा शक्ति केवल उनको योजनाएं घोषित ही नहीं कर रही हैं हम युवा शक्ति के लिए, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का भी हम संकल्प कर रहे हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हमारे युवा केवल रोजगार खोजने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। हम जहां एक और नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, वहीं हमने कौशल विकास को अपने राज्य के प्रमुख एजेंडे में शामिल करते हुए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। इसके साथ ही हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है और 2023 में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहीं देहरादून में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया था, जिसमें 3,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हुए थे। और मुझे ये सब बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि 3,56,000 करोड़ के जहां निवेश हुए थे, वहीं 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौते हमारे धरातल पर भी उतर गए हैं। उनकी ग्राउंडिंग करने में भी हमको सफलता मिली है। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अलग अलग विभागों से विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, इससे मैं बहुत समय लग जाता था और ऐसे निवेशकों को अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। काफी उनको अनेक स्थानों का भ्रमण करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान करते हुए सिंगल विंडो व्यवस्था में सुधार किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति सहित 20 से अधिक नीतियां लाकर राज्य में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनाने का प्रयास भी किया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है। वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली प्लेटेड फैक्ट्रियां भी स्थापित की हैं। इतना ही नहीं, हम किच्छा के खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य भी किया है। इसी का परिणाम है कि आज राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और पिछले एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि होने के साथ साथ आज हमारे राज्य ने रिवर्स प्लान में भी 44% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो अपने आप में आने वाले समय के हमारे भविष्य के उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। ये भी हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड ने पूरे देश में उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप्स रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। यही नहीं, हमने बेरोजगारी की दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर काम किया है, यानी राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। साथियों, हमने राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के, यानी कि बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी नकल के, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर 33,000 से भी अधिक युवाओं को पिछले 4 वर्षों में सरकारी नौकरियां मिली हैं, जो पिछली सरकारों के समय से 3 गुना से भी अधिक है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं यदि हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अधिक बोलूंगा तो समय बहुत लगेगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सबको संबोधित करने वाले हैं, परंतु मैं आज यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों से ये अवश्य आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग इस योजना का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने भीतर छिपी प्रतिभा, कौशल और नवाचार की जो शक्ति है उसको पहचानें। साथ ही केवल अवसर की प्रतीक्षा न करें,
कि अवसर आएगा इसकी प्रतीक्षा न करें, बल्कि स्वयं अवसरों का सृजन करने का संकल्प लें, स्वयं अवसर सर्जित करें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने परिश्रम और समर्पण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 में विकसित और आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपना योगदान अवश्य सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज इस योजना से लाभान्वित होने वाले सभी साथियों को पुनः मैं बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए